हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बढ़िया ही होंगे। तो वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। माई सेल्फ कर्म श्रीमाली एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन केमिस्ट्री। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, देखो केमिस्ट्री एंडिंग होते होते आप हमको मेरे को कहोगे कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लोटा दो। ठीक है, तो हम ना तो आपको लोटा देने वाले, ना चॉकलेट देने वाले, ना बाबू देने वाले। हम केवल और केवल देंगे तो आपको किसका ज्ञान देंगे? तो केमिस्ट्री का ज्ञान देंगे। ठीक है, तो आपको हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर सॉलिड स्टेट के बारे में, क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 कौन सा बैच है? तो कर्मय बैच है। ठीक है, कौन सा बैच है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम कर्मय बैच के अंदर क्लास 12 पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर अपना है द सॉलिड स्टेट। ठीक है, जिसके अंदर आज जो पढ़ने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ये मेन टॉपिक है अपना। ठीक है, इसके अलावा हम सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं इनके बारे में बेसिक चीज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट। स्टार्ट करने से पहले जो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, जैसे हर कोई थ्योरी, एनसीईआरटी एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं जीवी फाउंडेशन के अंदर? थ्योरी सबसे पहले क्या करा रहे हैं? प्रोवाइड थ्योरी करवा रहे हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी एमसीक्यूज, ठीक है, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज। उसके साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, ये मेन टॉपिक है कि हम आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके अलावा जो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये हम आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। ठीक है, देखो आप 12th में आ गए हो, आप 12th पास करते ही आपको परसेंटेज अच्छे बनाने, 12th पास करते ही आपको नीट की तैयारी करने के लिए बोल देंगे पेरेंट्स। और 12th के बाद नीट की तैयारी करो, इससे अच्छा अभी से नीट की कुछ प्रिपरेशन चालू कर दो। तो हम आपको साथ में क्या दे रहे हैं? नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ में जीवी फाउंडेशन, स्पेशली जीवी फाउंडेशन आपको अवेलेबल करवा रहा है एक माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप एक्चुअली होता क्या है? जिसके अंदर आप एक पूरे चैप्टर का रिवीजन एक सेकंड के अंदर कर सकते हो कि हमने उस चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या क्या। ठीक है, तो उसी प्रकार इस चैप्टर के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जो पूरी डिटेल है, माइनर से माइनर डिटेल, वो अपन इसके अंदर माइंड मैप के अंदर डायरेक्ट अपन पढ़ सकते हैं। ओके, तो फॉर अपने पहले पढ़ लिया चैप्टर का नाम क्या है? द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट यानी क्या हो गया? सॉलिड। यहाँ किसकी बात हो रही है? सॉलिड स्टेट की बात हो रही है। और जैसा कि अपन जानते हैं स्टेट कितने होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है? सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो भी एक जनरल इंट्रोडक्शन क्या है ये अपन को जानते हैं, अपन ने 11th में पढ़ रखा है कि एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग इज नोन एज। ठीक है, आपको ध्यान में हो तो 11th क्लास में अपन जब सबसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग इज नोन एज मैटर। ठीक है, इसको तीन प्रकार में अपन ने डिवाइड कर रखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं? तो तीन प्रकार के हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अपन इसके अंदर देखते हैं। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन चीजें हो गई अपने पास। ठीक है, तो अपन इसके अंदर कुछ देखते हैं। ठीक है, यहां पर हो गया ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसके बारे में अपन कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर जो होता है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? बिल्कुल लो होती है। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? बिल्कुल लो है। इसके अंदर जो है वो क्या है? इंटरमीडिएट, मतलब डिस्टेंस थोड़ी बहुत है इसके अंदर। ठीक है, और गैस के अंदर बिल्कुल क्या है? देखो रुको, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इसके अंदर क्या है? ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? लो होती है। ठीक है, और लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होती है और गैस के अंदर क्या होती है? हाई होती है। मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया आईएमएफ। ठीक है, क्या होता है आईएमएफ? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, क्या होता है? इंटर मोलिकुलर
फोर्स, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब देखो इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितनी है, लो है, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो उसके बीच में डिस्टेंस कम क्यों है, क्योंकि उसके फोर्स की वजह से, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, वही इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट हो जाएगा। देन गैस के अंदर क्या हो जाएगा, गैस के अंदर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो, क्योंकि इसके गैस के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा क्यों है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ना के बराबर होता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। और लिक्विड के अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेट पे होता है, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन भी रहता है और थोड़ा सा वो दूर भी रहते हैं, तो इंटरमीडिएट स्टेट में होता है, ठीक है। ये आईएमएफ की बात हो गई। अब सॉलिड के अंदर एक पॉइंट और होता है कि सॉलिड का जो शेप एंड साइज होता है, ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं अपन यहां पर, शेप एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शेप और वॉल्यूम यहां पर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। वहीं लिक्विड के अंदर क्या होता है, तो वहां पर लिक्विड के अंदर शेप जो होता है, शेप होता है वो सेम नहीं होता, ठीक है। शेप क्या होता है उसका, फिक्स नहीं होता, शेप इज नॉट फिक्स। बट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ठीक है। और गैस के अंदर, गैस के अंदर ना तो शेप उसका फिक्स है ना उसका वॉल्यूम फिक्स है, तो शेप एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी, डेंसिटी के लिए अपन यहां पर जैसे सॉलिड के अंदर जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, हाई डेंसिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। देखो लिक्विड जो है, लिक्विड बहुत ही मतलब दोनों के बीच का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, इंटरमीडिएट होती है। और गैस के अंदर क्या होती है, तो गैस के अंदर जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है, लो डेंसिटी, ठीक है। देखो अब इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, ठीक है, क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसके अंदर है, तो सॉलिड के अंदर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद लिक्विड के अंदर और फिर गैस के अंदर, तो ये हो गया अपना डेंसिटी। अब डेंसिटी होता क्या है एक्चुअली, डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, जैसे कि वॉल्यूम है, ठीक है, तो उसके अंदर कितना मास है, मतलब उसके, उसमें अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स का कितना मास है, ठीक है। तो जैसे कि सॉलिड हो गया, तो सॉलिड ये हो गया, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स पास पास है, ठीक है। एक तो उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम है, तो उसके अलावा इसलिए क्या है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, ओके। उसी प्रकार तो लिक्विड के अंदर क्या होती है, इंटरमीडिएट, और गैस के अंदर क्या होती है, लो होती है, ठीक है। देन जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, लिक्विड एंड गैसेस ऑन द अदर हैंड आर अनदर स्टेट ऑफ मैटर एंड ऑल्सो नोन एज फ्लूइड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फ्लो। देखो क्या लिखा है, एबिलिटी टू फ्लो, क्यों फ्लो कर पाते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, इसलिए वो फ्लो कर पाते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल फ्लो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ना के बराबर होती है, ठीक है, इसलिए वो फ्लो कर ही नहीं पाते, ठीक है। जैसे कि आपने ये मुट्ठी है, ठीक है, अब इस मुट्ठी के अंदर आप कुछ, आपने कुछ सामान रख दिया, जैसे कि रबर रख दिया, तो आप उसको रबर को हिला पाओगे, नहीं हिला पाओगे। लेकिन इसको जरा सा छोड़ोगे, ढीला छोड़ोगे, तो वो रबर क्या अपन यूं हिला सकते हैं, ठीक है, उसको। तो इसलिए क्या है, अगर थोड़ा सा भी उसको स्पेस मिलेगा तो वो आराम से फ्लो कर सकता है। तो जैसे लिक्विड और गैस के अंदर क्या है, उसको स्पेस मिलता है मॉलिक्यूल को, इस वजह से वो क्या है, एबिलिटी टू फ्लो उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दे अटेन द एबिलिटी टू फ्लो ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने, जो आपको बोला, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फ्री मूवमेंट होता है, इस वजह से उनको एबिलिटी टू फ्लो की प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जांपल बता रखा है कि अपन पानी ले रखा है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में देखो, यहाँ पर जैसे बता रखा है, ये हल्की हल्की दूरी है, ठीक है, इसके अंदर। और वहीं पर ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है, ये आपको छोटे में नहीं दिख रहा होगा। और यहीं पर जो वेपर बन रहे, वेपर यानी गैस फॉर्म, ठीक है, गैस फॉर्म का क्या हो गया स्ट्रक्चर,
तो यहाँ पर ये दूर दूर हो गए, बिल्कुल दिख रहा होगा ना आपको, डॉट डॉट्स यहाँ पर कितने कम है, और यहाँ पर देखो ये पास पास दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। तो सॉलिड लिक्विड गैस बेसिक आपको चीज पता चल गई क्या होता है। सॉलिड के अंदर दो पॉइंट तो मेनली आपको याद रखनी है, एक तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं पर लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इस वजह से जो उनकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो भी सॉलिड के कंपेयर में क्या होगी, सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैस जो है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मतलब उनमें नहीं है बिल्कुल भी। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अपने चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट। अपन को इसके अंदर जो पढ़ना है वो सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, ठीक है। लिक्विड और गैस के भी चैप्टर होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, इसके कुछ पॉइंट्स है। फर्स्टली दे हैव डेफिनेट शेप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उनका क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, उनका मतलब शेप क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। क्यों होता है, तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा उनके बीच में कि उनका जो शेप साइज है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या है, दे हैव फिक्स वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। देन दे कैन नॉट फ्लो, भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है तो वो क्या है, फ्लो नहीं कर पाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो दे कैन नॉट फ्लो। देन क्या आ जाएगा, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी ड्यू टू नेग्लिजिबल डिस्टेंस बिटवीन दी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। देखो कंप्रेसिबिलिटी का बोला इसमें वर्ड, ठीक है, मतलब आप उसको कंप्रेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है। देखो बेसिक सी चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है, बोर्ड एग्जाम के अंदर कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए ये इन पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है। इजी पॉइंट से ज्यादा इतना घुमाने की जरूरत नहीं, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं कि कहां पर, जैसे मैंने बोला था कि उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस नहीं है तो उसी से अपन को सारे पॉइंट्स पता चल गए। डिस्टेंस नहीं है तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उनके जो मतलब वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो सारे पॉइंट एक दूसरे से क्या कोरिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे पोजेस अ टेंडेंसी टू अपहोल्ड देयर शेप व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। देखो कोई भी सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है, अपन उसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे, ठीक है, तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो उसके जो शेप है, उसका जो शेप है उसको वो होल्ड करके रखे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दे ब्रेक अंडर फोर्स है बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप तो दे आर रिजिड, ठीक है। देखो एक चीज लिखा है, वो ब्रेक हो सकते, ठीक है, अगर और ज्यादा फोर्स लगाएंगे अपन उसको चेंज करने के लिए, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब उनको इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दे हैव हाई डेंसिटी एंड डू नॉट हैव डिफ्यूज एट ऑल, ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ा अभी कि उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है सॉलिड के अंदर, ठीक है, और लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट और गैस के अंदर लो। जैसे कि ये एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ये वुडन प्लैंक है का एग्जांपल दे रखा है। अब इसके अंदर क्या है, देखो ये बता रखा होगा, बिल्कुल क्या है, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास चिपके हुए, ठीक है, इसके अंदर। तो पास पास चिपके होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर कुछ भी मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं है, तो क्या हो गया, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर कॉम्पैक्ट टुगेदर एंड हैव लेस स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, क्या आ गया, लेस स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, ठीक है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ज्यादा इसमें कोई लोड लेने की बात नहीं है। अपन को बेसिक से चीजें याद रखनी है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसकी डेंसिटी, ठीक है, इन चीजों के बारे में अपन को थोड़ा सा बेसिक ध्यान होना चाहिए कि सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है और गैस में क्या है। क्योंकि कभी भी कोई भी पूछ लेता है कि बताओ चलो सॉलिड लिक्विड गैस ही बता दो, ज्यादा नहीं तो केमिस्ट्री के अंदर, तो वो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना है हाईलाइट, जो टॉपिक है अपना आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग, ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, उसके अंदर ही क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग, पैकिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया सॉलिड स्टेट का। वो किया गया दो प्रकार पे, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, एक है एमोर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। देखो बेसिक सा मैं आपको बताऊं तो डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाते अपन, अपन एक ये डिफरेंशिएट देख लेते हैं। इसमें आपको क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों की चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन पे लेके जाता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? दिस हैव डेफिनाइट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस। ठीक है, दे डजंट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द स्पेस। ठीक है, देखो रेगुलर अरेंजमेंट, यहां पर एक वर्ड है रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, अब रेगुलर अरेंजमेंट की बात क्यों हुई? ठीक है, यहां पर क्या है? डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट और यहां पर डजंट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब इनके जो शेप होती है, ठीक है, शेप एंड साइज, तो जो क्रिस्टलाइन होती है इसमें शेप एंड साइज होती है वो एक तरह से बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में होती है, मतलब उसको बदलने के लिए ज्यादा फोर्स, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, मतलब एक तरह से ना के बराबर ही वो चेंज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं डायमंड ले सकते हैं। ठीक है, तो डायमंड को आसानी से अपन पिघला नहीं सकते। ठीक है, वो एक सॉलिड है लेकिन उसको आसानी से अपन पिघला नहीं सकते, तो वो किस में आ जाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं? जिन सॉलिड का आप शेप एंड साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाय अप्लाइंग सम टेम्परेचर, ठीक है, सम फोर्स, तो वो अपन एमोर्फस सॉलिड को अपन चेंज कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल चीज थी। सेकेंड पॉइंट हो गया दीस आर ट्रू सॉलिड। अब ट्रू सॉलिड क्यों कहा गया यहाँ पर? तो ट्रू सॉलिड इसलिए कहा गया क्योंकि इसको अपन ये जो सॉलिड्स होते हैं इनको आसानी से चेंज नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बोला। ठीक है, कि डायमंड को आसानी से चेंज कर सकते हो आप, यूं हाथ से तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो। तो वो क्या हो गए? ट्रू सॉलिड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है एमोर्फस के हो जाएंगे दीस आर सूडो सॉलिड। अब सूडो यानी क्या होता है? बनावटी, नकली। ठीक है, इसका मतलब होता है सूडो। तो सूडो सॉलिड क्या हो गए? कि मतलब बनावटी सॉलिड्स है, मतलब उनको आप मरोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, उनका शेप चेंज कर सकते हो, तो वो हो जाएंगे एमोर्फस के अंदर। थर्ड पॉइंट आ गया दिस हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और दिस हैव शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अपन उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते। और इसके अंदर क्या होता है? शॉर्ट ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, these are anisotropic in nature, their physical properties are different in direction, और these are isotropic in nature, physical properties are same in all the direction। देखो यहां पर आपके समझने के लिए दोनों टर्मिनोलॉजी एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक, इन दोनों के लिए मैंने आपको यहां पर अलग अलग करके बताया। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, और ट्रोपिक मतलब होता है डायरेक्शन। तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया? सेम डायरेक्शन। और क्या बोला है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसके अंदर? तो एमोर्फस के अंदर। एमोर्फस का जो स्ट्रक्चर होगा, उसके मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जो होगा उनमें आइसोट्रोपिक होगा, मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गए। इसके अलावा हमने यहां पर दूसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में ले लिया अपन ने, ये अभी हम एमोर्फस की बात करें। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक। जैसे वेलोसिटी की बात करेंगे इसके अंदर, तो वेलोसिटी के अंदर देखो, अगर कोई वेलोसिटी है तो वो अगर इस वे में जा रही है, ठीक है, तो ये सभी सभी मॉलिक्यूल से टकरा रही है। अगर इस वे में जा रही है तो ये तो भी सभी मॉलिक्यूल से टकरा रही है। अगर इस वे में जा रही है तो भी सभी मॉलिक्यूल से टकरा रही है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाए तो उसकी जो मतलब प्रॉपर्टी होगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, मतलब कोई सी भी डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। और वहीं एन आइसोट्रोपिक यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। ठीक है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि उसका भी अगर एग्जांपल देखें,
तो उसके एग्जाम्पल में भी अपन ने ले लिया एक पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार की होती है कि जिसमें अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि अपन वेलोसिटी ले रहे, तो वेलोसिटी है वो ट्रैवल कर रही है, तो जैसे कि ये हो गया अपना एक ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब जैसे कि एक बार तो अपने यहां से ट्रैवल कर ली, तो यहाँ ठीक है, ओके, लेकिन यहां से आते वक्त क्या इसके बीच में कोई मॉलिक्यूल आया? नहीं आया। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर वो मॉलिक्यूल से टकराते हुए जा रही है, ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? अंतर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएंगे? एनआइसोट्रोपिक हो जाएंगे। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया, एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। देन फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? दे मेल्ट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो, अपन ने सबसे पहले ही बोला कि मैंने क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सा एग्जांपल दिया? तो एक डायमंड का एग्जांपल दिया, और एक मैंने उसके अंदर कौन सा एग्जांपल दिया? तो उसके अंदर हो जाएगा रबर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये सब ये सब आ गए अपने एमोर्फस के अंदर। तो इसमें क्या लिखा है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उनका एक मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है कि हाँ, इस मेल्टिंग पॉइंट पे अगर टेम्परेचर है तो उस मेल्टिंग पॉइंट पे जाकर के वो क्या होगा? मेल्ट होना चालू होगा। लेकिन इनके पास क्या होता है? दे मेल्ट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या है? जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को आप गर्म कर रहे हो, तो वो एकदम से उसका एक टेम्परेचर फिक्स नहीं कि उस टेम्परेचर पे जाकर के वो बिल्कुल पिघल गया, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे पिघलना चालू होगा, थोड़ा पिघलेगा, फिर और ज्यादा पिघलेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो उसका उसका मेल्टिंग चालू हो रहा है। तो उनका एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है कि इस रेंज के अंदर वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है? उनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस मेल्टिंग पॉइंट पे ही क्या होता है? वो मेल्ट होता है। लास्ट पॉइंट क्या हो गया? दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, और दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। अब देखो, अपन डायमंड को काटेंगे तो उसका जो सरफेस होगा ना, वो क्लीन होगा, ठीक है, मतलब उसका क्लीन क्लीन क्लीवेज होगा, इसलिए अपन उसको काटेंगे तो वो क्या है? बिल्कुल क्लीन दिखेगा। लेकिन वही एमोर्फस एमोर्फस सॉलिड के अंदर अपन उसके सरफेस को काटेंगे, ठीक है, तो उनका जो सरफेस होगा वो क्या होगा? इरेगुलर होगा। मतलब अगर अपन किसी, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो इसको, कि कोई पानी की बोतल है, पानी की बोतल को काटोगे तो उसके ऊपर जरा हाथ फेर के देखना, तो उसकी जो बाउंड्री है वो आपको इरेगुलर दिखेगी, ठीक है। तो इरेगुलर होते ही उसका सरफेस जो होता है जब उसको काटते हैं अपन, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए किसके रिलेटेड? क्रिस्टलाइन और एमोर्फस को लेकर के, ठीक है। जैसे क्रिस्टलाइन की डेफिनेशन एक बार अपन देख लेते। दिस आर दी सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आर अरेंज्ड इन रेगुलर थ्री डायमेंशनल ऑर्डरली अरेंजमेंट which gets repeated throughout. Hence, these are also called as long range order solid. ठीक है, जो अपन ने बात करी कि क्या होते हैं, ये रेगुलर होते, एक थ्री डायमेंशनली ऑर्डर अरेंज होते, ठीक है। इनका क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्री डायमेंशनली होता है, ठीक है। इसके अलावा इनको इसीलिए क्या कहते हैं अपन? लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वार्ट्स हो गया, डायमंड हो गया, बोरोन हो गया, बोरोन नाइट्रेट हो गया, NaCl हो गया, ZnS हो गया, CsCl हो गया, ठीक है। ये देखो डायमंड्स का कुछ फोटोज भी दे रखी है इसके अंदर अपन ने, ठीक है। तो ये हो गया क्रिस्टलाइन। बाकी अपन ने क्रिस्टलाइन के बारे में डिटेल में पढ़ा ही है अभी। एमोर्फस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर रैंडमली स्कैटर्ड विथ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, देयरफॉर दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप और फॉर्म, ठीक है। मतलब उनका कोई डेफिनेट शेप और फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, रबर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा आर कॉमनली नोन एज एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। ये हो गया एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि मेन सॉलिड के क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये था अपना क्रिस्टलाइन का। सॉलिड आइसोट्रोपिक के अलावा ये जो था, ये था आइसोट्रोपिक का, और ये था एमोर्फस, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये है जीवी फाउंडेशन, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कर्म बैच के अंदर 12th के अंदर PCMB, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो
हम चारों सब्जेक्ट की आपको कोचिंग अवेलेबल कराएंगे। सेकेंड संस्कार बैच के अंदर जो कि 11th क्लास का बैच है, उसमें भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो हम आपको पढ़ाएंगे। थर्ड है विश्वजीत बैच जो हमारा रनिंग है, जो 10th की क्लास है, जहां पर हम मैथ्स और साइंस आपको पढ़ाएंगे। देन उन्नयन बैच है 9th क्लास के लिए, जिसमें भी हम मैथ्स और साइंस आपको अवेलेबल कराएंगे। और लास्ट है विश्वास बैच 8th क्लास के लिए, जिसमें हम मैथ्स और साइंस आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जीवी फाउंडेशन आपको क्या क्या ऑफर करता है। तो जीवी फाउंडेशन आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, कौन कौन से, तो सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको टॉपिक मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रही है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है। मतलब अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर भी आप उनको पढ़ सकते हो। टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर, मतलब चैप्टर खत्म होते ही आपको उस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको उस चैप्टर से आपको कितना आपको समझ में आया वो आपको पता चल जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, लाइव स्ट्रीम जो मैंने आपको बताई थी, और डीपीपीस। ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो कोर्स है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ऑनलाइन आपको प्ले स्टोर पे जा करके जीवी फाउंडेशन जब टाइप करोगे तो आपको जीवी फाउंडेशन का एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहां पर आप अपने आप को एनरोल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरे साथ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।